वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज आपके दोनों एग्ज़ाम कंक्लूड हो चुके हैं, एएसओ पोस्ट का भी और एसएसए पोस्ट का भी। तो एएसओ पोस्ट का आपको पता है मॉर्निंग में एग्ज़ाम था। टेलीग्राम चैनल पे, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपने देखा बच्चों के रिव्यू जो हैं एग्ज़ाम किस तरह से रहा। जैसे ही हमें पीडीएफ फाइल अवेलेबल हुई क्वेश्चन पेपर की, वो बुकलेट सेट बी था जो हमने आपको अवेलेबल कराया एएसओ के लिए। एसएससी के एग्ज़ाम से पहले आपको हमने एक मैसेज दिया कि जीएसटी से रिलेटेड ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि बच्चों का सवाल ये था, रिप्लाई भी ये था कि मोस्टली क्वेश्चन पेपर भी आप देखोगे, हमने भी देखा, मोस्टली जीएसटी से क्वेश्चंस काफ़ी लिए गए हैं। जबकि आपको इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि जीएसटी का टॉपिक ना, जो सिलेबस है जीएसटी, वो आपका एएसओ में था ही नहीं। अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो एएसओ में जीएसटी का नहीं था। जिस टाइम पे जीएसटी की हमने क्लास ली, आपको बताया कि 160 से ज़्यादा पेजेज, यानी 160 से ज़्यादा पेजेज हैं पूरे जीएसटी के एक्ट में। अगर वो सारे के सारे बच्चों आप रीड करोगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये वही हमने एक मॉक करीब करीब 80 क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए प्लस टेलीग्राम चैनल पर। तो प्लस टेलीग्राम चैनल पर आपको वो क्वेश्चंस कराए, उनमें शायद बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा सीरियसली, उनको ये सोच के कि एएसओ एग्ज़ाम में तो आएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली आने भी नहीं चाहिए थे, बट एग्ज़ाम में आए। मोस्टली आपको क्वेश्चंस जो थोड़े से बच्चे अब इन क्वेश्चंस का ना पता है क्या है, आपको टेंशन लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबके लिए ना स्किपेबल है। हर किसी को इसकी नॉलेज नहीं है। इतना ज़रूर है, जिस बच्चे ने एसएससी का पेपर और एएसओ दोनों के लिए जीएसटी, अब एक के लिए तो पढ़ेगा ही वो जीएसटी एसएससी के लिए, तो वो थोड़ा सा बेटर कर पाया होगा। तो ये क्वेश्चंस वही हैं, जैसे टोटल अटेम्प्ट की बात करी जाए ना, तो आपको कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर मैं 100 के 100 करके आया, क्योंकि जो 100 के 100 करके आया होगा उसके गलत बहुत होंगे। ठीक है, तो इस पेपर के बेस्ट अटेम्प्ट थे वो थे आपके 80 से 90 के बीच में। तो 80 से 90 के बीच में अब डिपेंड करती है आपकी एक्यूरेसी। ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम एनालिसिस में ना हम आपके आंसर की भी डिस्कस करेंगे, आपको ये भी बताएंगे ऑफिशियली आपके आंसर की कब आएगी। तो एग्ज़ाम एनालिसिस आपका बोलता है अटेंडेंस आपकी 40 से 45% रही बस। तो 40 से 45% में मैं आपको ये कहूँगा 1500 से लेके 1600 एप्लीकेंट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया एएसओ का। ठीक है, एसएससी पोस्ट के लिए आई डोंट नो, बट मेरा मानना यही है 50% से ज़्यादा नहीं रहा होगा, बिकॉज एसएससी का पेपर भी उन्हीं बच्चों ने दिया जिन्होंने एएसओ का दिया है। तो आउट स्टेशन से जो बच्चा आया वो ओबियसली एसएससी का पेपर दे के रहेगा। ठीक है, तो अटेंडेंस बड़ी कम थी, लिटरली बहुत ज़्यादा कम थी ये, है ना। तो पेपर के सिलेक्शन के चांसेस, सिनेरियो बिल्कुल चेंज्ड है। ना पेपर इजी था ना पेपर टफ था, आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था। बेस्ट जो गुड अटेम्प्ट्स हैं बच्चों के वो 70 तो है ही है। ठीक है, लेकिन स्कोर कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा ये आपका डिपेंड करेगा। तो चलो, आपका पेपर हो ही चुका है, आपके कुछ आंसर्स की डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन रहे कि आप जो क्वेश्चंस करके आए उनमें से कितने क्वेश्चंस ठीक हैं आपके। हम आपको फिर भी यही कहेंगे, उस क्वेश्चन को मैं ज़रूर आपको स्टार मार्क करके बताऊंगा जिसका आंसर्स अच्छे से अभी क्लियर नहीं है, जो डाउटफुल रहेगा। ठीक है, वो हम आपको बता देंगे कि वो डाउटफुल रहेगा। बाकी अराउंड 90 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर्स आपको अभी पता लग जाएंगे, जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे जब आपकी आंसर की रिलीज़ होगी। ठीक है साथियों, चलो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आपकी आंसर की। तो आंसर की में ना पहला क्वेश्चन आपका जो हमने इंग्लिश के कराएंगे हम, तो द मैजिशियन परफॉर्म्ड हिज ट्रिक सो स्किलफुल दैट द ऑडियंस वॉज प्लीज्ड, नो एरर। ये एरर वाला क्वेश्चन था, तो इसमें लगता है जो ये पार्ट है ना इसका स्किलफुल, दैट इज़ ए। अब ये याद रखना साथियों, हम यहाँ पे ना सेट बी कर रहे हैं, तो सेट बी वाले बच्चे हैं ना, तो वो भले ही पेपर लेके बैठ जाएं क्योंकि उनके क्वेश्चन रिसफल्ड नहीं रहेंगे। क्वेश्चन तो यही है, रिसफलिंग की गई है। तो सेट बी वालों के लिए डिट्टो सीरीज़ वही चलने वाली है, वही हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो सो स्किलफुल दैट द ऑडियंस वॉज प्लीज, तो आई थिंक स्किलफुल नहीं होना चाहिए, सो स्किलफुल है ना, यहाँ पे ये लग रहा है ये इसमें एरर है। ठीक है, हमारे द्वारा बताए गए आंसर्स में कोई आपको ऑब्जेक्शन होती है, कुछ ऐसा होता है तो उसको रिव्यू करा जाएगा, वो हम आपको पिन करके बताएंगे अगर कोई चेंजेस हुआ तो इसमें। ठीक है, बाकी फाइनल आंसर की आएगी तो आप उससे मैच कर ही लेना। तो स्किलफुल इसका रहेगा।
सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, माय फादर हैज़ गॉन टू इंग्लैंड, इन फैक्ट ही डैश स्टिल देयर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखोगे वॉज था, वर था, शायद इज था, इसके हिसाब से तो ही इज स्टिल देयर। अब यहाँ पे स्टिल देयर क्यों आएगा? क्योंकि बच्चों ये जो है ना आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। तो पहला पार्ट आपका प्रेजेंट टेंस में, दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट में रहेगा। तो ही के साथ एम आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं, पास्ट में हो जाएगा, वर आ ही नहीं सकता ही के साथ में, तो ये इज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन देखोगे, हमने शेयर भी किया है, तो ये सी आंसर होगा। पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका मैं बता देता हूँ, उसका ए आंसर होगा। ठीक है, तो पहला का ए हो गया, दूसरे का आपके लिए सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका, कमला प्लेज डैश मैंडोलिन ब्यूटीफुली। तो आर्टिकल क्या है? देखो इसमें बच्चों कुछ आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसमें नन आएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आर्टिकल है ना वो नॉट अवेलेबल रहेगा, फिल ही नहीं करा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, द टीचर कुड नॉट कोप डैश द स्टूडेंट्स हार्श बिहेवियर। तो कोप के साथ विद आता है, शायद आप चेक कर लेना, है ना। कोप इन मे बी, बट जहाँ तक हमें लगता है कोप विद आएगा इसका आंसर। ठीक है, प्लीज़ आप भी चेक करके बताना कोप के साथ में प्रपोजिशन कौन सा लगता है। फोर्थ हो गया आपका। फिफ्थ में देखते हैं, इलिटरेसी इज़ अ ग्रेट डैश टू प्रोग्रेस। अब बच्चों अब ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन क्या था? रिसेशन था, प्रॉब्लमेटिक था, इम्पीडिमेंट था, और आपका स्टेप था। तो देखो ना, तो ग्रेट स्टेप होता भाई प्रोग्रेस का लिटरेसी, है ना। प्रॉब्लमेटिक तो है, लेकिन ग्रेट प्रॉब्लमेटिक वर्ड यूज़ नहीं करा जाएगा, इम्पीडेंट वर्ड यूज़ करा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इम्पीडेंट क्या होता है? जो आपकी प्रोग्रेस को रोकता है, यानी समझ में आ गया ना, अवरोध पैदा करना, रोकना, तो यहाँ पे इम्पीडेंट वर्ड यूज होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे ना, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वो पर्सन जो सारी लैंग्वेज जानता हो तो उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ठीक है, आपको पॉली से ही समझ जाना था, अगर आपको नहीं पता तो। पता है ना, जैसे पॉलीटेक्निक वर्ड यूज़ करते हैं, पॉलीटेक्निक, पॉली का मतलब ही ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा, तो जो ज़्यादा लैंग्वेज जाने वो पॉलीग्लॉट हो जाएगा, सिंपल। चलो सेवेंथ देखते हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस आता है ना आपका, तो वो बीइंग आप देखना जरूरी है आपको, कि बीइंग वाला ही आपका आंसर होगा। तो बीइंग वाले ना आपके ऑप्शन में दो थे, एक तो वॉज बीइंग था, एक इज बीइंग था। यहाँ पे इज बीइंग इसलिए आएगा बिकॉज ये आपका प्रेजेंट टेंस के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका इज बीइंग आएगा यहाँ पे। तो इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय अस, ये आपका आंसर होगा। एट्थ देखते हैं, द बेगर सेड प्लीज गिव मी फूड। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे। आप तीनों ऑप्शन देखोगे ना, एक में रिक्वेस्टेड है, दो में है आपका रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड के बाद में दैट नहीं आएगा। एक में ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड हो ही नहीं सकता। सेड दैट डायरेक्ट आप जोड़ नहीं सकते, तो इसमें आंसर आपका सी होगा, द बेगर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम फूड। तो ये होगा आपका आंसर। ये आप आंसर चेक करोगे, सी मिलेगा। और इंग्लिश इज लर्नड बाय अस, ये आपका ए होगा। अगर हम बात करते हैं सेट बी की, कंफ्यूज मत होना बच्चों बिल्कुल भी। सेट बी वाले तो एज इट इज मार्क कर लो, देख लो अपने अपने आंसर्स। जो अदर सेट के हैं उनको अपने क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, फिर आपको केवल आंसर पे फोकस करना है, इस आंसर को मैच करना है। इट मे बी ए, इट मे बी बी, इट मे बी सी एंड इट मे बी डी, बिकॉज 4 सेट थे, रिशफल होंगे 100%। लाइफ इज एफेमल, लिव इट। अब इजी था ये थोड़ा समझना कि भाई जी लो ज़िंदगी, तो क्या जी लो ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, यानी शॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका शॉर्ट आ जाएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं, लॉक, स्टॉक और बैरल। अब इसका थोड़ा सा समझोगे ना, कोई चीज़ लॉक कर लो, फिर उसको स्टॉक करके रख लो, फिर उसको अच्छे से पैक करके रख लो, यानी कंप्लीटली, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, अब आपने देखा 1 से लेके 10 तक आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस हम आपने आपको क्लोज करा दिए इनमें से। ठीक है, एक आधा होगा जिनमें कोई मिस्टेक मिल सकती है, बट 96-7% या 99% आपको आंसर्स यही देखने को मिलेंगे। ओके बच्चों, ये हम बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि कोई भी आंसर चेंज नहीं हो सकता, होगा। निटर के एग्ज़ाम में जब भी आंसर सीट आती है, ऐसा नहीं है कि आंसर्स गलत नहीं होते। ठीक है, गलत होते हैं, बच्चे ऑब्जेक्शन फिल करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आप देखोगे तो अगर आपने ये आंसर्स किए हैं तो आप मैच कर सकते हो। 11 से स्टार्ट हो जाता है आपका हिंदी का,
तो हिंदी का पीपीटी में हमने इंक्लूड नहीं करा है, बट आपको बताएंगे ज़रूर, ठीक है। तो 11th 12th आपको 11th क्वेश्चन बताते हैं। 11th में था शुद्ध शब्द आपने बताना है। तो शुद्ध ना बच्चों इसमें आप देखोगे स्पष्ट था, ठीक है। क्या था? स्पष्ट। इसको इंग्लिश में क्लियर बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट होता है स्पष्ट। नेक्स्ट था आपका श्री गणेश का विलोम शब्द बताना। तो श्री गणेश होता है दोस्तों शुरुआत, शुरू करना, है ना, बोलते हैं ना श्री गणेश करो चलो। तो शुरुआत का जो आपको उल्टा मिलेगा वो मिलेगा आपको इति श्री। इति श्री ये होता है ख़त्म करना, है ना। मोस्टली एप्लीकेंट्स का ये आंसर गलत होने वाला है ना, क्योंकि श्री गणेश का लगभग आइडिया जो लगा होगा वो विनाश से लगा होगा, भाई शुरुआत है वो ख़त्म होना, है ना। इति श्री किसी ने सोचा नहीं होगा, बाकी इसका आंसर आपका इति श्री। ओके, थर्ड के देखते हैं साथियों। आपका 13वां क्वेश्चन होगा, वो भी हिंदी का है। इसमें आपको केतु का सिनोनिम पूछा गया था। किसका पूछा गया था? केतु का, ठीक है बच्चों, केतु। तो केतु क्या होता है? केतु का पर्यायवाची आपने बताना। केतु होती है एक प्रकाश की कोई किरण, है ना। प्रकाश की किरण भी लिखा हो सकता था ये, बाकी यहाँ पे अगर किरण लिखा है ना तो किरण ही आंसर है, तो इसका सी आंसर होगा अगर आप सेट बी पढ़ रहे हो हमारे साथ, ठीक है बच्चों। 14 क्वेश्चन में देखते हैं आपका क्या आएगा। तो 14 क्वेश्चन में ये तो पता लग गया आपको, किरण होगा इसका। 14 क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखोगे, आंखों का काजल चुराना। सारे ऑप्शन पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही आंसर है इसका, वो है सफाई के साथ चोरी करना। क्या है? सफाई के साथ चोरी करना, है ना। बड़े अच्छे तरीके से चोरी करना उसको बोलते हैं कि भाई आंखों से भी काजल चुरा लिया, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य उपयुक्त शब्द चुने। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना। तो आवश्यकता, भाई जितनी ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा कलेक्शन नहीं करनी मनी की। अगर कोई ऐसा आदमी है ना तो उसको बोला जाता है अपरिग्रह। तो वो होता है साथियों आपका अपरिग्रह। तो बच्चों 16, 17, 18 आपका देखेंगे स्लाइड के अंदर। 16th क्वेश्चन में क्या पूछा था? 16th में पूछा था हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, और पीछे लगा था क्वेश्चन मार्क। पूछा था कौन सा सेंटेंस है ये, तो आपको पता है इंटेरोगेटिव है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? आपका बोलते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है। तो ये आपका प्रश्नवाचक होगा, क्लियर। 17th क्वेश्चन में पूछा गया था बारिश आ गई वरना मैच जीत जाते। अब ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, अगर किसी ने इंग्लिश में पढ़े होंगे तो। कंडीशनल सेंटेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस कौन सा हो जाता है? जो एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड करता है। तो ये होगा आपका मिश्रित वाक्य। कौन सा होगा आपका? मिश्रित वाक्य, ठीक है। 18वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सही का चयन करना है। सीता की चरित्र अच्छी है, सीता को चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छा है, सीता का अच्छा चरित्र है। तो कुछ बच्चे डी करके आगे होंगे, जो गलत है कि सीता का चरित्र अच्छा है, ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सीता का चरित्र अच्छा है, ये बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। 19th और 20th, एक मिनट आपको 19th के बारे में बता देते हैं पहले। तो 19th में है लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब लोभ, लालच, ये सारे भाव हुए ना, तो साथियों ये होगा आपका भाववाचक, ठीक है। कौन सा हुआ आपका? भाववाचक। 20 क्वेश्चन में है माँ बालक को दूध पिलाती है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखो, देखने में लगता है ये द्विकर्मक है, द्विकर्मक है ना, बट क्या है, दूध जो पिलाना है ना, आप पढ़ोगे कहीं पे, दूध पिलाना, ये एक ही क्रिया है, यानी ये सकर्मक में माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? सकर्मक। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर आपका सकर्मक होगा, यानी कि सी, ठीक है। क्या होगा? सकर्मक होगा। तो आपने याद रखना है। बाकी कोई चेंजेस होता है, अब ये थोड़ा सा मे भी हो सकता है डाउटफुल हो, बट सकर्मक इसका आंसर हमें लग रहा है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन कर चुके हैं साथियों।
तो बच्चों आपके 20 क्वेश्चंस टोटल हो चुके हैं, जिसमें आपका कवर हो गया इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश हिंदी के बाद 21 क्वेश्चन से अब आपका स्टार्ट हो जाता है मैथमेटिक्स। तो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या था, एक बार ग्राफ दिया हुआ था। आपको पता है बार ग्राफ्स के बारे में, पेपर आपके सामने, आप पेपर टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर किसी कंपनी का दिखाया हुआ था। उसमें से एक साइड जो है आपकी वाई एक्सिस, उस पर आपका परसेंटेज दिखाया हुआ था स्पेंड करने का। ठीक है, और जो आपकी एक्स एक्सिस है उस पर आपका जो पॉइंट्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, टैक्सेस है, रिसर्च है, सैलरी है, उस पर दिखाया हुआ था बार बना के खर्चा के कितने % हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना, सीधे सीधे इनके आंसर्स आपको बता देता हूँ, आप अपने आंसर से मैच कर लेना, और करेक्ट आंसर्स हैं बिल्कुल। ठीक है, तो 21 का साथी होगा आपका 40%। 22 क्वेश्चन आप देखोगे तो 22 क्वेश्चन का होगा आपका 13:11। ठीक है, 23rd क्वेश्चन का आप देखोगे साथियों, मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है ये भी आपका, उसी बार चार्ट का, तो यहाँ पे 20 होगा। क्या है ये 20? हाउ मैनी टाइम्स द एक्सपेंडिचर, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 20 टाइम्स होगा। ठीक है, और 24th आपका लास्ट है बार चार्ट का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर 2.45 करोड़ है तो टोटल एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट पे, टैक्स पे और रिसर्च पे कितना होगा। तो कैलकुलेशन आप कर लो अपना, 4.2 करोड़ इस पर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये 22 क्वेश्चन हो गया आपका, ये 23वां हो गया, ये 24वां हो गया। तो 21 से लेके 24 तक जो क्वेश्चंस थे वो आपके बार चार्ट के थे साथियों। ठीक है, डीआई से रिलेटेड बोले जाते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट आप देखोगे 25th क्वेश्चन, ये आपका नॉन वर्बल क्वेश्चन है। इसमें आपको पिक्चर शो की गई है और ऑड फिगर आपने बतानी। अगर आप सेट बी जो हमने टेलीग्राम पे डाला है वो आप देखोगे तो इसका आंसर आपका निकल के आता है साथियों 25 का ए। ठीक है, ऑड फिगर। तो ऑड फिगर आप देखोगे तो ये ए फिगर है, पेपर अपने सामने निकाल लेना। ठीक है, हमारे वाला जो पेपर है बी सेट, उसमें आप देखना, फिर अपने वाले में मैच कर लेना उसी फिगर को। ठीक है, चलो 26th में बात करेंगे। तो ये क्या है, पोइट्री को बताया गया है किसी कोड से। ठीक है, पोइट्री को किसी कोड से बताया गया है, फिर ओवर को किसी कोड से बताया गया, फिर पूछा गया मोर का कोड क्या होगा। तो बच्चों मोर का जो कोड है ना वो होगा आपका NLNQD। ठीक है, क्या होगा, NLNQD। ये आपका 26 हो चुका है। 27th भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। ये मैथ्स का नहीं, सॉरी, रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए हैं अभी। ये रीजनिंग के ही चल रहे हैं अब आपके, जो मैथ्स के और रीजनिंग के मिक्स हैं इसमें। ठीक है, तो रवि और दिनेश का बोला गया था, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता के सन है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना आप। दिनेश किससे कैसे रिलेटेड है तरुण से, तो दिनेश उनका अंकल है। ठीक है, तो आंसर बच्चों इसका होगा अंकल। 27। 28 फिर आपका फिगर का क्वेश्चन आ जाता है। तो फिगर का जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर ए होगा। ठीक है, क्या होगा आपका ए आंसर होगा, जिसमें ए में आपको मैं कैसे बताऊं, वो अम्ब्रेला शो किया हुआ है। अम्ब्रेला का जो हुक है वो इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये आपको अम्ब्रेला का शो होगा। यहाँ पे ये 2-3 कलर्स आपको दिखाए गए होंगे, जैसे इसको डार्क किया गया होगा, बीच में से ये खाली होगा, फिर इसको डार्क किया गया होगा, है ना। तो ये याद रखना, ये हुक इस तरफ है। ऑप्शन में ये हुक उस तरफ भी है, वो नहीं होगा, ये होगा, यानी कि ये इस सेट में ए है इसका आंसर। ठीक है, तो आप अपने वाले में मैच कर लेना। नेक्स्ट देखोगे 29th। अब 29th में क्या है, 29th में 25th चिल्ड्रन है, ये पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। तो रवि और बिट्टू के बीच में कितने बच्चे हैं, तो टोटल आएंगे 7 बच्चे हैं इसमें, तो आंसर होगा इसका 7। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच डेट जनवरी इज डेफिनेटली द फादर्स बर्थडे। आपको डे दिया हुआ है कि भाई माही को इस तरह से याद है बर्थडे कब है उनके फादर का, और उनके जो सिस्टर हैं उनको अच्छे से याद है कि इससे इसके बीच में है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बर्थडे उनका 19 को। ठीक है, 19 जनवरी को फादर का बर्थडे है एज पर रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। 31वां देखते हैं, रीजनिंग का ही है। अब इसमें जो क्वेश्चन टैग है उसकी जगह बताना है, क्या आएगा, वो आएगा KONR। क्या आएगा, KONR। वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, जिसमें एक बिजनेसमैन से शो करता है, सर्कल आपका मिलेनियर को शो करता है, और ट्राइंगल है जो आपका मैन को शो करता है। तो इन्होंने पूछा था कि मैन, वो मैन बताओ
जो बिजनेसमैन भी हो और मिलेनियर भी हो। तो मिलेनियर और बिजनेसमैन दोनों जो होंगे ना, वो आपका शो करता है 10। ठीक है, जो 10 आपका नंबर है ना, वो दोनों चीज़ों को शो करता है। तो आंसर इसका 10 हो जाएगा। 33 देखते हैं बच्चों। सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स 170 है। प्रोडक्ट बताना है सबसे छोटे नंबर का और सबसे बड़े नंबर का। तो इनका आंसर होगा 1152। देखो बच्चों क्या है, आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हमें सजेस्ट कर सकते हो। सजेशन आपके मोस्ट वेलकम है। आंसर की के बारे में वीडियो के आपको लास्ट में बताऊंगा। ऑफिशियली आपके आंसर की रिलीज होने वाली है, कब होगी। ठीक है, तो डिटेल्ड सॉल्यूशन अभी हम नहीं करा रहे हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है ना। तो एक तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने बैठ के बस आपने आंसर्स मैच करने, वो कभी बाद में कराएंगे जब आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, रॉन्ग नंबर को देखना है 2, 10, 18, 54, 162। तो इसमें 10 रॉन्ग नंबर है आपका। HCF LCM का ये क्वेश्चन था, अनदर नंबर बताना है। तो बच्चों इसका 124 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका 154 होगा आपका। 154 नहीं 124। क्या होगा इसका आंसर 124। और जो ऊपर वाला है आपका 10 था इसमें। ठीक है, तो टोटल आपके 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। 36 देखते हैं। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन था भाई, साइडें दी गई थी, एक साइड उसकी 12 थी, दूसरी साइड उसकी 8 थी। फिर बोला था डायगोनल 10 निकल के आया, तो दूसरा डायगोनल पूछा था। तो बच्चों दूसरा डायगोनल ना 12 से ज़्यादा होगा, तो आप D > 12 लिखोगे, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, D > 12 आपका सेंटीमीटर। 37 में आपका डिस्ट्रीब्यूशन का है एक क्वेश्चन, रेशो का, कि भाई इतने रुपए हैं, 3 बंदों में डिवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लेना। तो ए को बच्चा कितना मिलेगा, ए को मिलेगा आपका टोटल 656 रुपीज। ठीक है, 38 में टोटल पॉपुलेशन टाउन की पूछी गई है, मेल फीमेल का रेशो दिया हुआ है उस तरह से। तो टोटल 12 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी, आंसर आपका होगा 12 लाख। तो बच्चों ये आपका ए आंसर है। 656 है जो आपका, ये सी आंसर है अगर आप देख रहे हो सेट बी। ठीक है, बाकी अपने अपने सेटों में जाके चेक करना कौन सा आंसर है। राइस के प्राइस का बताया गया था क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7.5 रुपीज़ पर किलो। आफ्टर रिडक्शन के बाद में रेट है ये चावल का। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन आपके हो चुके। लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका जो मैथ्स और रीजनिंग से है, वो ये है आपका, अरुण टूर पे है, 360 रुपीज़ उनका टोटल खर्चा है। अगर वो 4 दिन और ज़्यादा रहना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पर डे के खर्चे में से 3 रुपये कम करने पड़ेंगे। जैसे पर डे मान लो वो 10 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो अब उनको कितना करना पड़ेगा, पर डे अब उनको 10 नहीं 7 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो भाई उनको बताओ कि टोटल टूर उनका कितने दिन का है, तो कैलकुलेट कर लेना। 20 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 20 डेज़ का टोटल अरुण का, अरुण ही है ना इनका नाम यहाँ पे 40th क्वेश्चन में, हाँ यस अरुण है। तो अरुण का टूर है जो टोटल आपका 20 डेज़ का है। ठीक है, अब ये आपका पोर्शन हो गया कंप्लीट, जिसमें आपका हमने कर लिया पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस के अलावा सारा। अब पोस्ट स्पेसिफिक आएगा 60%, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं और आपके सर्विस रेगुलेशन से हैं। पेनल्टी किस में आता है, माइनर पेनल्टी। तो 41 क्वेश्चन में पता है आपको सेंसर और विद होल्डिंग दोनों ऑप्शन हैं, तो आपने बोथ वाला आंसर टिक करना है। 42 में आएगा आपको मेजर पेनल्टी, तो उनको रिटर्न में स्टेटमेंट कितने दिन के अंदर अंदर देनी है 42। तो बच्चों ये इसका शॉर्टी के साथ हम आपको नहीं बता सकते इसका आंसर 42 का। आप भी देखो तो मेजर पेनल्टीज़ में मे भी मिल जाएगा ये। ठीक है, जो मेजर पेनल्टीज़ है ना हमारी, उसमें आप एक बार चेक करना, मैं भी आपको चेक करके कमेंट करूँगा ये। ठीक है, कि कितना होगा। तो 42 को आप हमारी तरफ से समझ लो, हमने आपको आंसर नहीं बताया। 43 देखते हैं, कंसल्टेशन विद CBC अंडर रूल 19(1) इज नॉट रिक्वायर्ड इन विच कंडीशन। तो 43 का बच्चों क्या होगा आपका, ये अकॉर्डिंगली होगा कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट खुद एक्सेप्ट कर लेता है अपने ऊपर जो चार्जेस लगे, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 43 का देखो 90% हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो 90% इसका डी हो सकता है। डी क्या है, ये जो एक्सेप्ट अगर कर ले तो गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट द चार्जेस, तो उस केस में कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसको भी आप मार्क कर लेना, स्टार कर लेना। बेंचमार्क बताया गया है 7 CPC में, भाई ग्रेड पे है आपका 6600 पेमेंट थ्योरी।
तो देखो बेंचमार्क का क्या है बच्चों, ये सवाल ना आपको वैसे तो मिलेगा नहीं, मिल भी जाए शायद, लेकिन वैसे क्या हुआ, जब से 7th CPC आई ना तो बेंचमार्क ना चेंज गुड से होके ना बच्चों अपने आप ही वेरी गुड हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आई होप 44 का हम वेरी गुड करेंगे, सी आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर, सी होगा। अब मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड बतानी है आपने, LTC लेना है तो LTC लेने के लिए ना बच्चों 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो LTC अवेल कर सकते हैं। 46 देखते हैं, एज लिमिट LTC की कितनी है, 25 साल से कम है, जो बच्चों की पूछी गई है, अनमैरिड डिपेंडेंट लड़के की। ठीक है, अगर कोई लड़का अनमैरिड है, डिपेंडेंट है वो गवर्नमेंट सर्वेंट पे, तो एज उसकी ना 25 से कम होनी चाहिए, 25 साल से, तो वो LTC अवेल कर सकता है। ठीक है, 47 में है, नोटिंग और ड्राफ्टिंग में क्या अवॉइड करना है। देखो क्लैरिटी, ब्रेविटी, पोलाइटनेस, ये तो अच्छी चीज़ें हैं भाई। एम्बिग्यूटी क्या होता है, एम्बिग्यूटी होता है अस्पष्टता। क्लियर करो भाई, क्लियर नहीं करोगे तो वो नहीं होना चाहिए आपका नोटिंग। ठीक है, ऑफिशियल ड्राफ्ट का पार्ट कौन सा नहीं है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, सिग्नेचर भी आप करते हो, लेकिन पर्सनल ओपिनियन नहीं है इसमें, आप पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते ऑफिशियल ड्राफ्ट में। ठीक है, अब ऑप्शन देखो पे फिक्सेशन का क्या है, 49th क्वेश्चन है आपका, तो ये 1 महीने के अंदर अंदर देना है। अगर जैसे आपको सोचो प्रमोशन हुई है आपकी, तो प्रमोशन आपको पता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी DPC से होती है, तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपने बताना होता है कि आपने जो अपनी पे फिक्सेशन है वो ऑप्शन होता है ऑप्शनल। ठीक है, तो वो कब कब देना है आपने ये चीज़ क्लियर करनी होती है। तो ये हो गया आपका 49th क्वेश्चन। 49th का आंसर आपको बता ही दिया हमने। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, जो होगा आपका 50। तो 50 क्वेश्चन में क्या है बच्चों, अब आपको आगे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपके पास हमारी जो PDF हमने शेयर की है वो आपके पास होनी चाहिए। अब बच्चों आपका क्वेश्चन 50 आता है, उसमें पूछा गया है कि भाई आपकी इनिशियल पे क्या रहेगी अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है। ठीक है, तो इनिशियल पे हमारे अकॉर्डिंगली क्या होता है, जब भी प्रमोशन होती है तो उसमें ना आपको 1 इंक्रीमेंट मिलता है। जो आपकी एग्जिस्टिंग पे है ना, जो आपकी एग्जिस्टिंग पे है उस पे आपको 1 इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, तो होपफुली इसका आंसर बी होना चाहिए। 51 में क्या है, 51 है आपका, व्हाट हैपन्स इफ देयर इज नो सूटेबल सेल इन द न्यू लेवल ऑफ पे प्लेसमेंट। तो बच्चों इसका बिल्कुल हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, कि भाई स्लैब में अगर कोई नहीं है तो इसका क्या होगा, ये देखते हैं नेटर क्या आंसर निकालता है, फिर थोड़ा सा इसको सर्च करेंगे, इसको देखेंगे CCS रूल्स के अंदर। 52 में है, विच अलाउंस इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन। तो कौन सा अलाउंस आपका एग्जेम्प्ट नहीं होता है। देखो डियरनेस अलाउंस को भी एग्जेम्प्ट नहीं करते, आपको पता है मिलता है, HRA भी मिलता है, TA भी मिलता है। ये ओवर टाइम अलाउंस कुछ अलग सी बात थी, तो आंसर इसका OTA होगा। ठीक है, 52। 53rd क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसमें पूछा गया है आपको मेंटेनेंस डिक्री है तो पोर्शन ऑफ द सैलरी इज अटैच्ड। तो 53 का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे 53, 54, 55, 56। तो 53 का बच्चों बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। 54 में क्या है आपका, रिवाइज्ड डियरनेस अलाउंस। DA की क्लास में बच्चों आपको पढ़ाया था अच्छे से, आप जानते हो 50% हो चुका है आपका DA। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से। 55 देखते हैं आपका, मैक्सिमम इंक्रीज बेसिक पे में बताना है। तो फंडामेंटल रूल 35 है ना, जो भाई ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो होगा ना आपका हायर पोजीशन पे जब आप जाओगे, तो ये है ना आपका 12.5% बेसिक का 12.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और टोटल जो है 6700 लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो आंसर इसका बी होगा अगर आप सेट बी देख रहे हो तो। ठीक है, तो 12.5% ऑफ बेसिक पे लिमिटेड टू ₹6700 पर मंथ, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और वैसे होगा ये 12.5%। ठीक है, तो 56 अब आपका रह गया, इसमें देखते हैं एग्जेम्पशन अंडर न्यू टैक्स रेजाइम इंट्रोड्यूस फ्रॉम अप्रैल 1, 2024। तो देखो बच्चों वैसे ना 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, बट अगर आप न्यू टैक्स रेजिम करते हो ना, न्यू टैक्स वाला, तो ये ना 50,000 बढ़ के ना 3 लाख हो गया था। तो अब इसमें ना बच्चे कुछ 2.5 लाख करके आएंगे, कुछ 3 लाख करके आएंगे, तो 3 लाख वालों का आंसर ठीक होगा ये।
ठीक है। 56, 57 देखते हैं बच्चों, 58 होगा इसमें स्लाइड में, 59, तो ये देखते हैं आपका 57। 57 में आपका पूछा गया था विच टैक्स रेट विल बी इम्पोज्ड एक्सीडिंग 15 लाख अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। 15 लाख से ज़्यादा पे कितना पे करना होगा, तो ये 30% हो जाता है आपका टैक्सेबल, ठीक है। 58 क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया था कि कौन सा अलाउंस आपका 25% बढ़ जाएगा जब आपका डीए बढ़ जाएगा 50%। तो बच्चों क्लास में ना ये क्वेश्चन अच्छे से समझाया है आपको। डीए जब 50% हुआ तो कौन कौन सी चीज़ें बढ़ी, आप देखो एचआरए को देखो आप यहाँ पे, एचआरए, तो एचआरए चंडीगढ़ का आपको पता है 18% था पहले, अभी 20 हो गया, 2% बढ़ गया है 50% में। तो 18 से 20 में दो का मतलब 25% हुआ क्या, नहीं हुआ, एचआरए नहीं होगा बच्चों इसका आंसर। टीए भी नहीं बढ़ता इतना, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस बढ़ जाता है, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपका लगभग 25% बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, होपफुली ये आपका 27,000 था ईयरली, तो यानी मंथ का आपका हो गया 2250 के आसपास। तो 2250 का आप देखोगे ना बच्चों 25% यानी 4, तो ये होगा 600 के आसपास, होपफुली ये आपका बढ़ गया 25%, ठीक है। तो आंसर होगा इसका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब हमने आपको 58 तक करा दिए, तो 59 आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि भाई बताओ 3C क्या होता है, 3A 3B 3C मैंने अच्छे से बताए थे बच्चों आपको, तो 3C है आपका सेक्सुअल हरासमेंट वाला, ठीक है। तो हो गया ये क्लियर। 60 क्वेश्चन में था क्विड प्रो क्यू, जो आपका 60th क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका पूछा जाता है क्विड प्रो क्यू। ये क्या होता है, ये ना सेक्सुअल हरासमेंट के केस में ये होता है समथिंग फॉर समथिंग, है ना। जैसे सेक्सुअल फेवर में क्या होगा, वो बोलेंगे आपको प्रमोट कर देंगे या आपका इस तरह से ये कर देंगे, तो हुआ ना समथिंग फॉर समथिंग, यही होता है आपका समथिंग फॉर समथिंग। तो बच्चों रिकॉर्ड रिटेंशन क्या होता है, रिकॉर्ड रिटेंशन आपको पता है, रिकॉर्ड को बरकरार रखना, तो बरकरार रखने वाला कौन सा है भाई, आपका सी ऑप्शन है, जिसमें लिखा है सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड थ्रू देयर लाइफ साइकिल। क्लियर हो गया ना, आप ऑप्शन पढ़ोगे ना, ये आपको नहीं भी आता होगा आप सही करोगे। ऐसे ही 62 है, C10 में पूछ रहा है रिकॉर्ड, तो C10 का बच्चों 10 साल तक मेंटेन करना हो गया। C3 होता है 3 साल तक मेंटेन करना होता है, C10 हो गया, C5 हो गया तो 5 साल तक मेंटेन करना होता है। तो ये इजी था आपका सबके लिए, ठीक है। 63 क्वेश्चन देखते हैं। 63 हमने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया था, आपको पता होगा जब आपको शुरुआत में CSMOP पढ़ाया, तो CSMOP में ही आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई आपका PFMS क्या होता है, तो PFMS लिखा था पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये किसके अंदर आता है, तो ये आता है आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी इसका आंसर C होगा अगर आप लोग सेट B पढ़ रही हो तो। 64 में आपका GST का बताया था, इसीलिए आपको GST डे भी पता है बच्चों, आपको 1 जुलाई है। GST का रेगुलेशन 2017 में आए थे, तो 1 जून 2017, है ना। ये क्वेश्चन हमारे करवाए हुए हैं, आपको ना सारे के सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए जाएंगे, जो डायरेक्टली आपकी क्लासेस से आए हैं। होपफुली बड़ी अच्छी बात है ये कि जो आपने मेहनत करी, जो आपने पढ़ा, वो आपको पेपर में देखने को मिला। हर एक क्वेश्चन मायने रखेगा सिलेक्शन में, है ना, हर एक क्वेश्चन। 65 से देखते हैं, कितने कंसेक्यूटिव साइकिल्स ऑफ एक्रेडिटेशन बाय नाक NAAC या NAB रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस लेना है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की क्लास में ना बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन लिखाया हुआ है, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे आपके साथ में, ये क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे। तो ये ना 3 साल तक लगातार रैंकिंग आपकी ना 3 पॉइंट, आपको पता है जो रैंकिंग होती है ना 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 कंसेक्यूटिव साइकिल की, तो इसका आंसर होगा 3, ठीक है। अब 66 देखो आप, 66, 67 और 68 करेंगे आपका इसमें। 67 में बच्चों मैक्सिमम एज री एम्प्लॉयमेंट की कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पे बियॉन्ड द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन, इसका अभी तक हमें कोई आइडिया है नहीं, ठीक है। सुपर एन्यूएशन आपको पता है 60 ईयर्स होता है, उसके बाद री एम्प्लॉयमेंट की 65 होगी या 70 होगी, होपफुली यही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आप स्टार मार्क कर लेना, क्लियर नहीं है अभी हमारा ये।
चेयरपर्सन बताना है आपने स्क्रीनिंग कम एवेल्युएशन कमेटी, इसको वैसे SEC बोला जाता है। तो बच्चों इस कमेटी का ना प्रमोशन के लिए होता है ये टीचर्स के, तो इसका ना वाइस चांसलर आपका आंसर होगा। इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो होगा वाइस चांसलर। 68 में होगा आपका इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। अब देखो मेनली अगर इससे पढ़ोगे ना, आपने पढ़ा नहीं भी है तो भी आप इसका आंसर कर पाते, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड्स ये सब कुछ मेंटेन करना यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर। तो आप ऑप्शन पढ़ के देखो। अब कोई तो कह रहा है रिकॉर्ड कीपिंग, कोई कह रहा है डिसिप्लिनरी कमेटी की तरह काम करता है। होपफुल्ली इसका आंसर टू एक्ट एज एन डिसिप्लिनरी कमेटी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मेंटेन करना, डिसिप्लिन, ये सब क्वालिटी एश्योरेंस ये इन्हीं का काम है। क्योंकि एडमिशन का कोई लेना देना नहीं, कॉलेज की कैंटीन से कोई लेना देना नहीं, तो आंसर अगर इसका मिलेगा तो आपको बी मिलेगा, ठीक है, और कोई नहीं मिल सकता। 69, 70 और 71 इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ। 69 में बच्चों क्या है, GFR का ना डिबेयर करते हैं, डिबेयर्ड, कि अगर कोई मान लो करप्शन में मिलता है या कोई सप्लायर किसी में मिलता है तो मैक्सिमम 3 साल तक उनको डिबेयर कर दिया जाता है, ठीक है, बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा 70th क्वेश्चन है बच्चों, आपको कराया है हमने, जेम पोर्टल का शायद बताया होगा कि भाई इतने तक की आपको कोई मतलब डायरेक्ट परचेज कर सकते हो आप किसी भी सप्लायर से। तो वैसे ना ये लिमिट मैंने आपको 50,000 बताई थी, ठीक है, तो 50,000 अगर पता है ना तो इसमें ऑप्शन थे आपका 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा या कोई लिमिट नहीं। अब कोई लिमिट नहीं भी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, 5 लाख से ज़्यादा भी नहीं आएगा, 5 लाख तक भी नहीं आएगा। अब इसमें ऑप्शन बचा आपके पास जो पेपर में आया वो 25,000। तो एक बच्चे ने भी कमेंट किया था कि जो 25,000 है ना ये बाद में ये हो गया था घट के, पहले ये 50 था बाद में ये 25 हो गया था। तो 25,000 की चीज़ का आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, ठीक है, 25,000 की चीज़ का क्या करोगे, डायरेक्टली परचेज करोगे। तो आपका आंसर इजीली इसका 25,000 हो जाएगा, 70 का ए। 71 का देखो बच्चों, 71 में क्या है, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन कम्यूट मैक्सिमम ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ पेंशन। जब कोई रिटायर होता है ना तो उसकी जो टोटल पेंशन मिलेगी ना उसको, उसका जो 40% है वो कम्यूट करा सकता है। मतलब 40% के पैसे ना वो पहले ले लेगा, फिर उसको पेंशन कितनी मिलेगी, 60%, ठीक है। तो ये कम्यूटेशन है लगभग 10 साल की होती है शायद। तो जैसे ही 10 साल ये कंप्लीट होंगे ना, 60 से वो 70 का होगा तो ये उनकी पेंशन वापस से 100% हो जाएगी, है ना। तो आप कम्यूटेशन नहीं कराओगे तो मान लो पेंशन 30,000 मिल रही है, कम्यूटेशन करा ली तो पता लगा आपको केवल 20,000 ही मिलेंगे, 22,000 मिलेंगे, ठीक है। तो 40% इसका आंसर हो गया। अब देखो 72, 73 और 74। तो 72 में बच्चों क्या है, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका होता है सिविल लॉज। क्या होता है, सिविल लॉज बोला जाता है। 73 है जो, इसका आंसर आपका क्या होगा, ये कोई भी बच्चा कर देगा जिसने ये नहीं भी पढ़ा है, बिकॉज तीनों ऑप्शन है ना वाई आते हैं, बिल्कुल गलत है 3 ऑप्शन से इसके अंदर। तो एक ही ऑप्शन ठीक है, वो है इशू एडवाइजरी नोट टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉय टू सेटल द एडवांस इमीडिएटली, ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। 74 में CVO का रोल किस में नहीं है, CVO का जो रोल है, जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर है, विजिलेंस कमीशन में उनका क्या रोल नहीं है, ठीक है। तो होपफुली ये है कि दे फंक्शन एज एन एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन, ये हमें थोड़ा सा नहीं आता समझ में, तो 74 का ए होगा, बाकी आप इसको स्टार मार्क करना, ठीक है, क्योंकि 74 के आप देखोगे ना सारे आंसर लग रहे हैं जो CVO के ही काम होते हैं। तो 75, 76 और 77 आपका इसमें देखेंगे। सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, कि भाई इतने दिन के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बच्चों पहले था ये 45 दिन, अब जिसको 45 दिन याद होगा ना बच्चे, उसने किया होगा नन ऑफ द अबव, लेकिन ये गलत है, ये रिड्यूस होके आपको पता है ये 30 दिन हो चुका था। जैसे RTI में होता है ना कि भाई रिप्लाई 30 दिन में करना, सेम ऐसे इसका 30 दिन है, तो इसका आंसर होगा 30 डेज। बैलेंस शीट अकाउंट का क्या है, तो ये बैलेंस शीट अकाउंट वाला अगर देखा जाए ना तो बैलेंस शीट में तो बोलते हैं आपका कोई क्रेडिट डेबिट ही नहीं होता, वो तो आपको बस शो करता है लायबिलिटीज़ कितनी है, एसेट्स कितने हैं, ठीक है। तो इसकी भी नॉलेज नहीं है, इसका कोई क्लियर नहीं है 76 का। आपको होता है तो आप जस्टिफाई ज़रूर करना कमेंट्स में, ठीक है। और कोई मुकेश नाम का बंदा है 2021 में रिटायर हो जाता है और वो सिंगापुर सेटल हो जाता है। अब कहते हैं कि पेंशन बताओ उनकी भाई क्या होगी,
किस तरह से सेट होगी उनकी पेंशन। तो ये कहते हैं डीम्ड टू एक्रू, है ना, या अराइज आउटसाइड इंडिया, डीम्ड टू एक्रू या अराउज इन इंडिया। तो डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया होगा इसका आंसर बी। ठीक है, तो ये आपका ना यूजीसी से क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नहीं है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं आपको, ये आपका हो जाएगा पेंशन का। ठीक है, पेंशन रूल के अंदर 77 का आपको बता ही दिया, 77 का आपका क्या आंसर होगा, डीम टू एक्रू यानी बी। और 76 का जो बैलेंस वाला बताया था आपको, इसका कुछ आइडिया है नहीं, मार्क कर लेना। तो टोटल 77 करा चुके हैं आपको। अब देखो बच्चों 78, 79 और आपका 80। 78 में क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च, ये ना इनकम टैक्स के क्वेश्चन है। निटर ने ना दो काम जरूर किए हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स का एक्ट। भाई इससे तो इतने क्वेश्चन पूछे हैं जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर लगाना है इन्होंने। ठीक है, तो 78 का आपका आंसर होगा, वो होगा 3 ईयर इमीडिएट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 3 ईयर बिफोर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी बी आंसर है इसका। ठीक है, अगर सेट बी आप यूज़ कर रहे हो तो। 79 में क्या होगा, अंडर द इनकम टैक्स 1961 डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज चार्ज ऑन। वैसे तो ना ये रिटर्न डाउन वैल्यू पे होता है, जो मशीनरी के रिटर्न डाउन वैल्यू है, लेकिन ऑप्शन देख के ना थोड़ा सा लगता है कि परचेज प्राइस पे भी हो सकता है, मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है। वैसे हम अगर रिकमेंड करेंगे ना आपको तो बी करेंगे, बाकी ये भी आपका श्योर नहीं है। अब देख रहे हो आप श्योर नहीं वाले कौन से क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन है जो आपने ना पढ़े ना हमने पढ़ाए। यानी इनकम टैक्स का एक्ट बाई 1961 किसने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, है ना। जीएसटी का तो आपके सिलेबस में नहीं था भाई, जीएसटी का था आपका एसएससी के सिलेबस में, है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेट अस सी, देखते हैं इनके आंसर क्या होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, बताओ किस में नहीं आता, गिफ्ट वगैरह है, प्रॉफिट है, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। अब इलीगल एक्टिविटी वाला जोड़ा जाएगा क्या भाई टैक्सेबल इनकम में, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली आपने आंसर किया होगा, है ना, शायद आपको लगा होगा आइडिया। ये क्वेश्चंस हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं साथियों, आपको मिलेगा यूटीजीएसटी किस पे एप्लीकेबल है। तो यूटीजीएसटी जो है ना आपका एप्लीकेबल है यूटीजीएसटी, सीधी सी बात है, सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, यानी ए इसका आंसर होगा, जो यूटीज़ में चलते हैं आपके जितने भी यूटीज़ हैं। टैक्स विच आर नॉट मर्ज इन जीएसटी, बच्चों जीएसटी में जो टैक्स मर्ज नहीं हुआ ना, आपको पता है कस्टम ड्यूटी वाला हो गया, कस्टम ड्यूटी मर्ज है, लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं है, ये याद रखना, बीसीडी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। 83 आपके हो चुके हैं। इसके बाद बच्चों आपने देखना है 84, 85 और 86। 84 का देखो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रेट ऑफ 1% एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड बाई। तो इसमें आपका ना ई कॉमर्स ऑपरेटर आएगा, यानी 84 का ना आंसर होगा सी। क्या होगा, सी, जिसमें आपको बताया जाएगा, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, ये होगा आपका ई कॉमर्स। क्या होगा, ई कॉमर्स होगा। ठीक है, अब 85 देखो, मोबाइल कम्युनिकेशन के टेली कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो भाई वो पोस्ट पेड आपने लगाया हुआ है, तो वो सप्लाई कहाँ पे देगा। अगर इस क्वेश्चन को घुस के देखोगे ना आप अंदर पढ़ोगे तो ये जीएसटी के अंदर है भाई। तो जीएसटी से तो इतने क्वेश्चन पूछे इन्होंने, बस इनको ही पता है। बिलिंग एड्रेस पे करेगा ये, तो इसका आंसर होगा आपका बिलिंग एड्रेस। ठीक है, बिलिंग एड्रेस इसका आंसर हो जाएगा। 86 आप देखोगे तो आएगा मॉडिफाइड एश्योर्ड स्कीम है जो आपकी प्रोग्रेशन। इसमें बोला गया है कि कितनी आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेंगी। तो बच्चों इसका क्वेश्चन ना 87 में छिपा हुआ है, 87 पढ़ के देखो, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर से प्रोग्रेशन स्कीम एनविसेज मैक्सिमम 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो जब यहाँ पे लिखा है ना 87 क्वेश्चन में 3 बार मिलती है, तो भाई 3 बार ही हुआ ना इसका आंसर। तो 86 का जो आंसर है ना 87 के क्वेश्चन में छिपा हुआ था। ये बच्चों ट्रिक होती है पेपर को करने की। तो 87 में आप देखोगे ना, तो ये कौन सी सर्विस होती है आपकी जिस पे आपको ये मिलता है, ये होती है आपकी क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से दिया जाएगा या रेगुलर सर्विस के हिसाब से दिया जाएगा। आई थिंक ये आपका क्वालिफाइंग सर्विस पे होगा, क्योंकि देखो पेंशन तो मिलती है भाई क्वालिफाइंग सर्विस पे।
अब ये MACP क्वालिफाइंग सर्विस पे होगी या आपका रेगुलर सर्विस पे होगी? होपफुली ये आंसर होगा इसका। 88 पे देखते हैं, नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज़ की अपग्रेडेशन में बताया गया है कि उनकी मिनिमम बेंचमार्क कितना होना चाहिए। तो बच्चों देखो, मिनिमम बेंचमार्क ना वेरी गुड वाला होता है, पता ही आपको, गुड से वेरी गुड हो गया। लेकिन अब इसमें कन्फ्यूजन ये है कि लास्ट के 3 साल का देखा जाएगा या लास्ट के 5 साल का देखा जाएगा, ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि हमने भी जो MACP का थोड़ा बहुत देखा है उसमें ऐसा कुछ है नहीं मेंशन। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताना। 89 में आप देखोगे मेडिकल एक्सपेंसेस का, तो बच्चों 89 में क्या था आपका, मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करी गई थी। किसकी? मेडिकल एक्सपेंसेस। अब ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस है ना, ये डिसेबल पर्सन के डिपेंडेंट की है। तो भाई अगर ये भी देखो तो ये भी इनकम टैक्स का ही क्वेश्चन है ना। इन्होंने इनकम टैक्स के और GST से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। सिलेबस उठा के देखो यार, सिलेबस का जो एक बाइफर्केशन है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो लीव रूल से कोई क्वेश्चन आने थे, हैं CCA जो अपील रूल है उससे कुछ क्वेश्चन आने थे, और उनसे आने थे, या तो MACP से क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें, या GST से, है ना। बट होपफुली फिर भी पेपर, अगर ये क्वेश्चन ये आपको टफ लग रहा है ना, तो ये आपके लिए टफ नहीं है, ये मोस्टली बच्चों के लिए टफ है, क्योंकि वो इजी हो जाता है बताना किसी को भी, CCL कितनी मिलेंगी, EL कितनी मिलेंगी, CL कितनी मिलेंगी। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पेपर ये अच्छा है। 70 से 80 के बीच में स्कोर आप अच्छा कर सकते हो तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के। ठीक है, चलो, तो 89 का क्या होगा, आपका जो डिडक्शन है ना वो 80 DD के अंदर आती है, डिसेबिलिटी वाली। 89 हो गया। अब देखो 90 क्वेश्चन। ठीक है, 90 में क्या है आपका, DSC की फुल फॉर्म पूछिए, तो DSC होती है आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। क्लियर हो गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। ये आपका GK का क्वेश्चन है, बस घुसेड़ दिया इन्होंने कहीं ना कहीं से, हालांकि कोई ना कोई एक्ट से तो लेना देना होगा इसका। तो ये आपका आर्टिकल 32 में आता है। ठीक है, संविधान की आत्मा बोला जाता है इसको, आर्टिकल 32 को। ठीक है, 92 में क्या है बच्चों आपका, किसी बिडर को उन्होंने डीबेयर कर दिया, 3 साल के लिए करते हैं ना, किस वजह से कर दिया भाई, किसी की लॉस ऑफ लाइफ हुई है, या प्रॉपर्टी हुई है, पब्लिक हेल्थ हुई है, तो ये किस वजह से होगी, जब उन्होंने कुछ ना कुछ आपका, किस में आएगा ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा, ऑफेंस कॉजिंग लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी या पब्लिक हेल्थ। तो 92 का आंसर वैसे B होना चाहिए, बिकॉज करप्शन एक्ट 1988 के थ्रू ही इनको डिबेयर करते हैं वो लोग। ठीक है, तो 92 का B होगा वैसे तो। ये आपका GFR से था ये क्वेश्चन जो भी पढ़ा हमने। 93 में देखो क्या है, MS एक्सेल में शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L। तो ये शॉर्टकट की ना आपकी काम आती है फिल्टर्स में, जो फिल्टर लगाते हैं ना हम एक्सेल में, तो उनको ऑन ऑफ करने से रिलेटेड या कुछ भी करने से रिलेटेड आएगी 93। ठीक है, तो आपका होगा टर्न ऑन ऑफ फिल्टर इन करंट वर्कशीट। मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा नहीं है, इंटरनेट से भी आते हैं, मेल से भी आते हैं, वॉचिंग वीडियो ऑनलाइन से भी आते हैं, तो नन ऑफ दीज होगा भाई इनमें आंसर इसका, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तो सारे ही है इसलिए नन हो गया ना इसका। 95 में क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपका रिट्राइविंग, प्रेजेंटिंग और ट्रांसवर्सिंग इन्फॉर्मेशन है, तो ये होता है आपका वेब ब्राउज़र। ठीक है, सर्च इंजन नहीं होता, याद रखना, वेब ब्राउज़र होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, आपका क्लोज होने वाला है 96, 97, 98। तो बच्चों देखो 96 में क्या है, इनपुट ग्राफिकल इमेज, तो स्कैनर से आएगा। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, दैट इज सी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये होगा इसका आंसर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड यू फाउंड इन डिजिटल वॉच, सब यूज़ करते हैं ना, क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो फिर, है ना। तो बच्चों वैसे ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं डिजिटल वॉच में। ठीक है, वैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो आगे से याद रखना, पेपर में ये कभी भी पूछा जाता है क्वेश्चन। 99 और 90, 100। तो 99 का क्वेश्चन है आपका MPG। तो बच्चों MPG कभी पहले चलाई होगी ना आपने, तो वीडियो फॉर्मेट होता है आपका। ठीक है, MPG MPEG सुना होगा, ये वीडियो फॉर्मेट से। MS एक्सेल में, MS वर्ड में डिलीट की को यूज़ किया जाता है। देखो अब ये वर्ड मैंने लिख दिया, यहाँ पे सोचो ये कर्सर है, अगर बैक स्पेस दबाऊंगा तो आपको पता है किधर कट होगा,
लेफ़्ट की तरफ कट होगा, तो इसका उल्टा डिलीट में होता है भाई। तो लेफ़्ट की जगह डिलीट में क्या आ जाएगा, राइट। तो बच्चों इसका आंसर राइट है, आपने ऐसे याद रखना था। तो 100 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, वो राइट साइड में भाई वो डिलीट करता है। तो बच्चों 100 क्वेश्चंस हमने आपको ये एनालाइज कराए, इसमें से आपको लगा होगा 5 to 7 क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो हमने आपको डाउटफुली बताए। मोस्टली फिर भी ना आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर 90 क्वेश्चंस में से आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं तो फाइनल आंसर की आएगी, तो भी आपके क्वेश्चंस जो स्कोर है वो अच्छा रहने वाला है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, आपने क्या करना है, आंसर की बात करेंगे, फाइनल आंसर की कब आएगी। ठीक है, फाइनल आंसर की तो बच्चों फाइनल आंसर की ना कल 11 बजे के बाद अवेलेबल होगी। अब 11 बजे के बाद ऐसा नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 11 बजे मैसेज करो, कुछ करो, जितना जल्दी आएगी उससे उतना जल्दी ही हम भेजते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो वैसे आंसर की 11 बजे के बाद आ जाएगी, पहले आएगी तो पहले आपको बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो में आपने देख लिया होगा, कल उनसे भी एक बार मैच करके बताना। ठीक है साथियों, आजकल क्या है, आपको जो हमारे प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे हमने बनाए हुए हैं प्लस मेंबर्स, अब आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा, वो ज्वाइन का बटन अवेलेबल है। तो ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब, तो प्राइम मेंबर्स हैं उसमें प्लस मेंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सेस वीडियोस के आपको उन्हीं को मिलेंगे प्राइम मेंबर्स को हमारे। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एक नॉमिनल चार्जेस हैं, आप देख सकते हो, है ना। बाकी नेक्स्ट क्या हम शुरू करने वाले हैं वो आपको बहुत ही जल्द बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बच्चों का ना 30 तारीख को एग्ज़ाम है, जो है आपका विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के क्लर्क का। तो इसके रिगार्डिंग कोई पेड बैच नहीं रहने वाला, कोई हमारा आपको ऐसा नहीं है, जितना पॉसिबल होगा आपको फ्रीली क्लासें अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो एक आपको कंसेंट ली जाएगी, कौन कौन इंटरेस्टेड हैं वो बताएंगे बच्चे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया, फिर उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कराएंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो।